वेलकम बैक टू शो। अब हम पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे इशू की जो कि ज़ुबान ज़द-ए-आम है। अगर इंटरनेट की बात की जाए तो इंटरनेट की जो रफ्तार है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन पाशा का कहना है कि पाकिस्तान में इंटरनेट फायरवॉल ने मईशत को होने वाला नुकसान 30 करोड़ से तजावज़ कर सकता है। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत IT शहनज़ा फातिमा का कहना है कि पूरी दुनिया में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। बिल्कुल जी, शहनज़ा फातिमा ये कहती हैं। और फायरवॉल से पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था। पाकिस्तान में हुकूमत अब सिस्टम को अपडेट कर रही है, ये कहना है शहनज़ा फातिमा का। इस पर बातचीत करने के लिए सेनेटर हुमायूं अहमद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक कह रही हैं शहनज़ा फातिमा? ये उस कमेटी के मेंबर भी हैं। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। बेसिकली आप ये समझे कि मोटरवे पे आप जा रहे हैं स्पीड पे, ठीक है, और आगे अचानक गवर्नमेंट को ख्याल आ गया कि नहीं, हमने यहाँ पे नाके लगाने हैं। तो जब आप नाके लगाएंगे तो स्पीड का क्या होगा? सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, एकदम ब्लॉकेज आनी। जब आप आ रहे होते हैं तो जिस जगह पे आप टोल प्लाजा पे गुजर रहे होते हैं वहां कितनी लाइनें लग जाती हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद दिस थिंग। ठीक है, होना क्या है, जब आप फ्री वे बना रहे हैं तो फ्री वे बनाएं। हाँ। उसमें और आपकी जो स्ट्रीट जो सिटीज के अंदर वाली स्ट्रीट होती है उनमें फर्क होता है। हुआ क्या, देखिए एक और चीज है, फाइबर स्पेस है। ये एक मार्केट प्लेस है जो इंटरनेट मार्केट स्पेस है। उसमें आप मैं जाके करते हैं। अब हुआ क्या है, इन लोगों ने एक्स को बंद किया हुआ है, इधर वो किया हुआ है, तो लोग जो है ना वो VPN इस्तेमाल करते हैं। अब VPN भी ब्लॉक होने अच्छा, लगा सुनने में आया। वजह यह है कि ज्यादातर लोग जो है ना बेचारों के पास पैसे नहीं है तो VPN फ्री वाला इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फ्री वाला VPN क्या करता है, कभी उस मुल्क से, कभी उस मुल्क से, कभी उस मुल्क से, मुख्तलिफ जगहों से करता है। अब ये फाइबर जो है ना, ये बेसिकली सिक्योरिटी के पर्पसेस में देखता है कि यार डॉक्टर हुमायूं 5 मिनट पहले जब लॉग इन हुआ था तो ये हांगकांग से था, अभी घंटे बाद वो हुआ है, ये तो अभी सऊदी अरब से हो गया है, अभी वहां से हो गया। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो ब्लॉक कर देते हैं डॉक्टर हुमायूं को। Yes, they do. अब डॉक्टर हुमायूं जो है ना वो बिजनेस कर रहा है, वो कमा रहा है अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए कमा रहा है। उसका सत्यानाश हो गया। अब इस चीज से रिकवरी कितनी हो सकती है डॉक्टर हुमायूं की? नहीं हो सकती। आपने अपना जो क्लाइंट खो दिया है, उसने जब एक दफा आप पे ट्रस्ट खो दिया, वो आप पे दोबारा बड़ा मुश्किल है कि वो आए। तो ये सारी चीजें कर दी। इसी तरीके से जो स्पीड है उस पे जब आपने फॉर सिक्योरिटी रीजन कर दिए, आपने उसके कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो देखा ही नहीं। Exactly. आपने कितना आपने उसके अंदर लूज किया है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस। इट इज 10 टाइम्स बिगर देन एक्चुअल। और फायरवॉल के ऊपर जो आप पैसा लगा रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो एज अ पाकिस्तानी मैं तो इस बात पे वो करता हूं कि जो जिन लोगों को फ्रीलांसर या जिन लोगों को हम लोग एज अ क्या कह सकते हैं, इंटरनेट टेररिस्ट करार दे रहे हैं, सबसे पहले तो डिजिटल टेररिस्ट करार है। इवन दैट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। उसके बाद फिर जब हम उनके लिए ये सारी चीज करा रहे हैं, आई डोंट नो हाउ मच कॉस्ट वी हैव पेड फॉर दिस फायरवॉल। उसके बाद फिर किस तरीके से मेरे ख्याल में हुआवे है, कौन है वो लगा रहा है सब कुछ। ये सारी चीजें करने से जो चीज हम करना चाह रहे हैं उसका हमें कितना फायदा है इन द लॉन्ग रन और कितना नुकसान है इन द लॉन्ग रन, क्या हमने ये सब कुछ इवैल्यूएट किया? अगर नहीं किया तो हमें करना चाहिए था। ये नुकसान किसका है? ये नुकसान आपका और मेरा है। ये नुकसान जब हम बात करते हैं रियासत में, आप ये कैमरामैन, ये सारे लोग हैं, हम सारे लोग हैं, और कितनी अपॉर्चुनिटी हो रही है। आपको पता है कि आपके जो लोग इस मुल्क से भाग रहे हैं, 2015 में एक सबसे बड़ा चंक भागा था जो मुल्क से छोड़ के चला गया था, और अभी 2023 में फिर एक बहुत बड़ा चंक है जो यहाँ मुल्क छोड़ के जा रहा है। ये जो पासपोर्ट के आप कह रहे हैं कि कॉपियां कम हो गई, ये क्यों कम हो गई हैं? दुनिया छोड़ के जा रही है। ये सारी चीजें जब हम देखें और सब कुछ कर रहे हैं तो दिल दुखता है, दिल दुखता है। और उसकी वजह ये है कि मतलब अब आपने देखा है, टीवी में देखा है, अजीब सा लगता है। मतलब वो लोग चले जाते हैं, उन्होंने अपने नाखूनों पे इतना काम किया हुआ है, उन्होंने अपनी उंगलियों पे इतनी जबरदस्त अंगूठियां पहनी है, लेकिन एक सेंटेंस नहीं लिख सकते। एग्जैक्टली। जब हम उन लोगों को करेंगे, काश इतनी मेहनत वो अपनी पढ़ाई पे कर लेते लोग। ठीक।
अब आप हंस रही हैं, लेकिन मैं वैसे ही मैं समझ गई कि आप किसकी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि उससे मुताल्लिक कुछ नहीं, memes मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारी प्रायोरिटी क्या है। देखिए इस तरह होता था जब हम स्टूडेंट होते थे ना, हाँ जी। अम्मी को लायक नहीं होते थे। अच्छा। हमारी तैयारी पूरी होती थी, पेंसिल अच्छा है, शार्पनर अच्छा है, सारी चीजें होती हैं बोला, लेकिन आता जाता कुछ नहीं था। वो आज भी वही हो रहा है। लेकिन सर उस तैयारी पे आप पास भी तो हो जाते थे ना। मैंने चलो ठीक है, हम पास हो जाते थे, बाज लोग नहीं हो सकते, हर किस्म के स्टूडेंट होते हैं। एक मसला है, डिजिटल दहशतगर्दी को साइड पे कर दीजिए, ठीक है जी, मान लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं जी, यूट्यूब के इन्फ्लुएंस को मान लेते हैं, सर फूड पांडा वालों का क्या कसूर है? नहीं, मुझे एक बात बताए, फूड पांडा को छोड़े, आप मुझे बताए ये जो बाइकी और ये जो और ये सारे कितने ज्यादा लोग हैं आपके फ्री। देखिए सबसे पहले ये अच्छा, कमेटी में बात क्या करते हैं, वो कहते हैं जो बड़ी कंपनी है उनके पास वो बड़े बड़े उन्होंने इंस्टॉल किए हुए वो लैंडलाइन, वो जो होते हैं ना लाइंस इंस्टॉल किए हुए, उनको कहते हैं अरे भाई वो कितनों को देने की, कितनों की अपॉर्चुनिटी वो दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु आर डूइंग द जॉब। आपके पूरी दुनिया में फ्रीलांसर्स, आपकी छोटी छोटी कंपनीज हैं, वो कहते हैं ठीक है, इट्स अ स्मॉल थिंग इन द लाइफ दैट काउंट्स द मोस्ट। एग्जैक्टली। आप सोचें कि इसकी वजह से कितनी फैमिलीज होंगी जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रही होंगी। ये इकोनॉमिक शॉक इतना बड़ा होगा, कितने लोग होंगे जो छोटे छोटे अपने काम कर रहे हैं, 50-60 हजार रुपए, 30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए कमा रहे होंगे। वो एक बंदा है, वो बता रहा था कि उसके अच्छा इन्हीं का ही एक ऐसा शख्स है जो इन्हीं को सपोर्ट करता था जब उसके दोनों बेटों के वो $400 वाली चीजें वापस हुई है ना उनके बंदे, उसने भी इनके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया है। नो नेम्स टेकन, लेकिन है ये चीजें रियलिटी है। देखिए हम लोग इन द नेम ऑफ दिस कंट्री, हम लोग इसी कंट्री को तबाह कर रहे हैं, और ये आज से नहीं है, ये पिछले 75 सालों से हो रहा है कि वी आर डैमेजिंग दिस कंट्री। होता क्या है, डॉक्टर हुमायूं बदल जाएगा, कोई और आ जाएगा, सिस्टम वही चल रहा है, सिस्टम वही चल रहा है, कैरेक्टर्स बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, ऐसे सिस्टम वही है। इस सिस्टम को बदलना है। ये फायरवॉल वाला सिस्टम आपको लंबे अरसे तक चलता हुआ दिखाई देता है। देखिए, और फिर तहरीक इंसाफ पे इसकी क्या असरात होंगे? देखिए मैं उसको छोड़ दे, इस वक्त मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ दे, इस वक्त मैं ब्रॉडर पिक्चर की बात कर रहा हूं। ये कब तक चलेगा? सिंपल सी बात मैंने बताई है, जब तक वो नाका लगा हुआ है ये स्पीड स्लो डाउन होता रहेगा, कभी आज, कभी कल, कभी परसों, कभी तरसों, स्पीड होता रहे। सिंपल सी बात है ना, आपने चेक लगाया हुआ है, अब मैं यहां से गुजर रहा हूं, आप भी गुजर रहे हैं, ये भी गुजर रहे, अचानक हम तीनों ने एक चीज की है, उसने कहा कि यार सब्र करो, ये तस्वीर क्या है, सब्र करो, ये वॉइस मैसेज क्या है, सब्र करो, ये क्या चीज है, उसको कुछ मिली सेकेंड होगा, 2 सेकेंड होगा, 3 सेकेंड होगा, डिले हो जाएगा। मेरे मुकाबले में अगला एक तो हमारा वैसे ही जो हमारी स्पीड ऑफ इंटरनेट है, आप पाकिस्तान से बाहर जाएं, आप इंटरनेट यूज करें फोन के ऊपर, शुप शुप यूं करके जा रहा है। पाकिस्तान में इतना स्लो है ऑलरेडी, आप उसको फर्दर स्लो करो, कैसे कंप्लीट करोगे? मसाइल का शिकार करने जा रहे ब्रिगेडियर वकार हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और अता तारड़ ये कहते हैं कि जो भी नाम इसमें मुलव्विस है, मजीद जो है वो कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, इसका दायरेकार बढ़ाया जाएगा। आपको क्या लगता है मजीद गिरफ्तारियां अमल में आएंगी? ये तो ये पार्ट ऑफ आई थिंक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है, को आज का नहीं, ये तो 50 से चल रहा है। टाइम लोग समझ रहे हैं शायद ये फर्स्ट टाइम है। हाँ, इसकी जो ग्रेविटी है और द वे इट्स बीइंग डन, ये थोड़ा नया जरूर नजर आता है, बट इसमें सीनियर ऑफिसर्स को पहले भी पनिशमेंट हुई, और फौज में 24/7 ये चल रहा होता है, साफ ज़ाहिर पब्लिकली उसको अनाउंस नहीं किया जाता। तो एक तो आई थिंक इसमें इनके प्री रिटायरमेंट कंडक्ट है, जिसमें इंटरफेरेंस है, या कॉर्पोरेट लेट्स से हाउसिंग सोसाइटी के साथ इनका स्कैंडल है, जिसकी पे रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगी और उस पे एक्शन। एक कल वाला तो पॉलिटिक्स का भी आ गया ना, क्या वही मैं उस पे आ रहा था कि सेकंड जो ज्यादा आई थिंक क्रिटिकल है वो है पोस्ट रिटायरमेंट। वो 2 साल तक तो वैसे भी पॉलिटिक्स में वैसे हिस्सा नहीं ले सकते, आप सिर्फ वोट डाल सकते हैं, और उसकी एक रीजन है, बिकॉज डेफिनेटली एक अगर पीरियड रखा तो उस एक तो पीरियड के दौरान हुआ, और अभी जो आई थिंक जिसका नेटवर्क नजर आ रहा है जिसमें कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स के नाम आए हैं और दे वर इन्वॉल्व इन सम पॉलिटिकल एक्टिविटी, तो मेरे ख्याल में नेटवर्क अभी टूटना शुरू हुआ है। ठीक, अच्छा, तो ब्रिगेडियर साहब आपको क्या लगता है, उसूली तौर पे कमर जावेद बाजवा साहब का भी नाम इसमें आना चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? फिर जी, मेरी अपनी तो कोई इस पे राय नहीं है। फर्ज करें अगर कोई इस तरह की चीज निकलती है तो देखें, जब आप 3 स्टार पर चले जाते हैं तो फिर 4 स्टार पे भी आप जा सकते हैं।
ये तो डिपेंड्स के ट्रायल में से मजीद क्या चीजें निकलती हैं और किस नौयत की हैं। लेकिन इनकी जो खबर आ रही है इन्वॉल्वमेंट इनटू विद सम पॉलिटिकल पार्टी है या मे बी 9th में से जो स्पेकुलेशन है वो लेट्स से कनेक्शन है, तो वो ज्यादा सीरियस, बिकॉज इफ यू स्टार्ट असॉल्टिंग द स्टेट, आप फौज के अंदर अगर बगावत करने की कोशिश करते हैं तो उसके आई थिंक बड़े सीरियस चार्जेस हैं। और मेरे ख्याल में इसमें कुछ सिविलियंस के नाम भी आएंगे, कुछ और लोगों के नाम भी आएंगे इसमें। ठीक। अच्छा हुमायूं साहब, खान साहब की बात कर लेते हैं। खान साहब ने ये कहा कि जनरल साहब हमारा असासा हैं, फिर उन्होंने ये बात की अच्छी बात है, उनको 9 मई की इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ होनी चाहिए। मतलब अब क्या कर रहे हैं, कौन से ग्राउंड पे खान साहब जो है ना वो कर रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रही मुझे भी स्टेटमेंट की, समझाएं थोड़ा सा। देखिए इस तरह है, एक आदमी है लेफ्टिनेंट जनरल है, अच्छा लेफ्टिनेंट जनरल में हर एक नहीं पहुंचता, ये याद रखें, लेफ्टिनेंट जनरल में हर एक नहीं पहुंचता, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल में इस किस्म की पोस्ट रखना और कंटेंटर होना टू द टॉप जॉब, ये हर एक नहीं आता, ठीक है। सो अच्छा, नंबर 2, अब जनरल फैज साहब जो थे वो अगर आप देखें 2019 जुलाई में प्रॉब्ली वो DGISI बने थे, ठीक है, और मेरे ख्याल में 2021 तक थे। इस दौरान में आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म था वो सबसे कम था, ठीक है। सो ये एक इंटेलिजेंस इदारे की अगर आप उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ उनकी जॉब को जब आप इवैल्यूएट करेंगे तो यहां पे पता चलेगा कि ही डिड अ ग्रेट जॉब, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उनको भेजा गया कि भाई अफगानिस्तान के अंदर से अमेरिका निकल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उनको मतलब पेशावर पोस्ट कर दिया और साथ साथ अफगानिस्तान के साथ भी कर दिया, और वो भी बड़ा अच्छे तरीके से सारा हुआ। तो यस, ही इज एज अ प्रोफेशनल सोल्जर, ही इज एन एसेट। कमिंग टू द ब्रिगेडियर पॉइंट ऑफ व्यू, देखें मेरी नजर में यह है कि 2 चीजें, एक फौज है और एक हुकूमत है। अगर हुकूमत इस जेल के अंदर लोगों को पकड़े कि भाई आप इमरान खान को ये करा रहे हो वो करा रहे हो, मुझे समझ आती है। अगर फौज पकड़ के कर रही है तो फिर क्या ये, मेरी नजर में क्या ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है पॉलिटिक्स में? क्या ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है? नंबर 2, मैं समझता हूं ये बहुत अच्छी बात है, और ये याद रखे मेरे ख्याल में 1997 में भी या 98 में भी एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, कोर कमांडर थे क्वेटा के, उनको मियां नवाज शरीफ साहब को लीक करने में उनको भी किया था, तो मानते हैं इसी वजह। लेकिन जो मुझे चीजें चुभ रही हैं या मुझे समझ नहीं आ रही, हमारे इस वक्त के सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर जी बार बार जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने मुझे ऑफर की थी। उन्होंने ऑफर की, हालांकि ये वो शख्स है जिसने जनरल बाजवा को रात को 12 बजे फोन किया। कितने लोगों जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फोन करके कह सकते हैं यार मैं हार रहा हूं, मुझे जिताओ। और जनरल बाजवा साहब ने ओपनली भी उनको रेडिक्यूल किया था कि यार तुम तो चुप रहो ना, तुम्हें तो मेरी वजह से जीते हो, वरना तो तुम तो 2018 में हार गए थे। अब अगर जनरल बाजवा साहब का नाम आ रहा है सो आई विल क्वेश्चन के व्हाई नॉट। अगर इंटरनल वो है तो व्हाई नॉट। नंबर 2, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने कहा 9th में, बिल्कुल 9th में का मैं तो समझता हूं, हम सारे समझते हैं कि उसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, खासतौर पे जब 3 ब्रिगेडियर्स हैं, एक लेफ्टिनेंट जनरल है और बाकी चीजें भी हैं, और उसमें ये लोग कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब बीच में इन्वॉल्व है सारे। फैज हमीद साहब की वो कह रहे हैं कि उन्होंने निशानदेही की, मकामात की, कहां पे हमला करना है। एग्जैक्टली, तो आप जरूर इन चीजों को वो करो, फलाना करो, ठीक है, एक चीज है, और उनको कर लो। लेकिन एट द सेम टाइम जो इसका पहला हिस्सा था जिसमें ये जो टॉप सिटी के साथ था, उस वक्त ही वॉज DGC, PMLN की गवर्नमेंट थी, DGC थे, वो थे, एंड ही वॉज सर्विंग। क्वेश्चन है कि एक DGC जो है वो मेजर जनरल है, क्या वो इंडिपेंडेंटली ये सब कुछ कर सकता है? ठीक, मतलब मेरी नजर में क्या वो इंडिपेंडेंटली ये सारी चीजें कर सकता है विदाउट समबडी नॉट नोइंग इट? मेरे जैसे लोगों को ये समझ नहीं आती। ठीक, मतलब आप यही सवाल है कि ब्रिगेडियर साहब के जाने बढ़ते। ब्रिगेडियर साहब आप क्या जवाब देंगे? सेनेटर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये आप जितनी मर्जी हेयर स्प्लिटिंग कर लें, देखें हर एक चीज में से आप 100 पहलू निकाल सकते हैं, और somehow अनफॉर्चुनेटली ये 9th में कुछ जितना ट्रिवियलाइज किया PTI ने, इट इज एक्चुअली अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के लिए कि आप उससे पहले, मैंने इसमें मजमून लिखा, पढ़ लें, इसमें हाइम्स ऑफ हेट जो है, ये पूरी स्ट्रेटजी है कि आप 7 महीने कैंपेन चलाएं, हेट कैंपेन। पहले आप रैंक एंड, अभी मेरी बात सुनिएगा बिकॉज मैं काटिएगा नहीं, जरूर जरूर, कि आप पहले सीनियर लीडरशिप के अगेंस्ट करें, हूसएवर, चाहे बाजवा साहब थे या हूसएवर वो सिटिंग है, और उसके बाद जो है आप उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप रैंक एंड फाइल पे आ जाए, देन यू स्टार्ट नेमिंग
यू नो द इंस्टीट्यूशन कि फौज खराब है, 76 साल 78 साल। अभी मुजीबुर रहमान वाला नैरेटिव नहीं बनाया इन्होंने गद्दार कौन का, और मेरे ख्याल में इतनी बड़ी चपेट मुंह पे पड़ी है आई थिंक इनके, बिकॉज उनके बंगालियों खुद उठा के उसके देखें हिस्ट्री जो है बड़ी रूथलेस है। तो एक तो सही पर्सपेक्टिव पाकिस्तान का एक नैरेटिव रहा है बांग्लादेश पे, मुजीब गद्दार था, आज बंगाली कह रहे हैं गद्दार है, आपके साबित करने से। अच्छा उस पे किसको हिट किया जा रहा था? फौज को इनडायरेक्टली। तो 9th पे का एक तो पहले वार्म अप फेज है 7-8 महीने का, देन यू कम असॉल्ट द स्टेट, आप शोधा के मॉन्यूमेंट्स को वेंडलाइज करें। अच्छा जब फेल हो गया इनकलाब जो है उसके बाद कहते हैं जी कि ये अपना ये जी फॉल्स, यहाँ तक कहा फॉल्स फ्लैग है। तो अभी आई थिंक चीजें काफी प्रूव होंगी। बेसिकली अगर ये लेट्स से नेटवर्क, अभी ये सारी स्पेकुलेशन है लेकिन मैं अपनी एनालिसिस दे रहा हूँ कि जो 9th में से रिलेटेड अगर कुछ चीज निकलती है तो फिर ये बगावत के जुमरे में आता है। यू असॉल्टेड द चेन ऑफ कमांड ऑफ द मिलिट्री। ज़ल्मे खलीलजाद बाहर से क्या कह रहा था, ठीक है, ये राजा जो भगोड़ा ये क्या कह रहा था, यू वर गिविंग टारगेट्स, और सेलिब्रेशन हो रही थी यहाँ पे इसमें कर्नल शेर खान के मुजस्मे को उठा के आप फेंक रहे हैं। तो आई थिंक इसको फिर फॉल्स फ्लैग है ना, फिर आपने इतना इसकी मीम्स बन गई कि 9th में मैं फना हो गया। तो मेरे ख्याल में चीजें अभी बहुत क्लैरिटी के साथ बाहर आएंगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी मैं ये नहीं कह रहा प्रोफेशनल कंडक्ट जो है उनका कैसा था, डेफिनेटली ही वाज अ ऑफिसर ऑफ द लेवल के वो 3 स्टार बने और ISI की कमांड दीगी, उन्होंने बिल्कुल प्रोफेशनली अच्छे काम किए होंगे। लेकिन इफ यू आर इन्वॉल्वड इन ओवरथ्रोइंग योर ओन इंस्टीट्यूशन, जो भी लग रही है चीजें, तो मेरे ख्याल इस पे बड़ा सीरियस एक्शन होगा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है ना, जैसे सेनेटर साहब ने भी कहा कि ख्वाजा आसिफ का ही पहला बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे ये कहा गया कि वी आर डन विद PTI गवर्नमेंट, आप लोग पंजाब की हुकूमत, फिर उसके बाद में आगे बात बढ़ती चली गई। तो ये मलिक अहमद खान के अलग बयान आता है ना, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये कि जहां पे पॉलिटिक्स को लेकर ये सारा कुछ होने जा ही रहा है, तो लेट्स बी फेयर, तहरीक इंसाफ अगर इन्वॉल्व है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर हमारी हुकूमत प्रेजेंट गवर्नमेंट पॉइंट स्कोरिंग करें, पॉलिटिशियंस हैं मजदूर के, मैं तो अपने इंस्टीट्यूशंस की बात करूंगा कि उसमें आई थिंक जो है डिसिप्लिन की जरूरत है कि आप इसको प्रेसिडेंस को सेट कर देंगे, फिर इट विल नॉट स्टॉप। और कभी फौज ने होने नहीं दिया। नहीं, ये तो साहब की बात है कि वो सबका फिर होना चाहिए। एग्जैक्टली जी बिल्कुल। अच्छा सेनेटर साहब आपकी तरफ आऊंगा, आप जवाब भी दे दीजिएगा कि लग ये रहा था कि तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है, अदालतों से मिल रहा था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर जनरल साहब वाला केस आ गया, फिर कल 3 जनरल आ गए, तो एक लाइन तो उधर से भी ड्रॉ हो गई है कि अब मेरा ख्याल है कि सख्ती यहाँ पे भी आ रही है। देखिए मैं ब्रिगेडियर साहब से 100% एग्री करता हूँ। देखिए जैसे ब्रिगेडियर साहब के बच्चे कैंटोनमेंट में बड़े हो रहे हैं ना, या बड़े हो गए हैं, मैं उसी तरह का एक बच्चा हूँ जिसका बाप ब्रिगेडियर था और मैं कैंटोनमेंट था, और सारी जिंदगी चूंकि जब हमने होश संभालना शुरू किया, स्कूल में गए हैं, तो वो 1971 का वाकया हो गया था और ये सारी चीज़ें हुई थी। मैं सारी ज़िंदगी एक आर्मी का वो ताना नहीं होता कि यार तुम तो ब्रिगेडियर के बच्चे हो, तुम्हें क्या है। हमें मेडिकल कॉलेज में कहा जाता था, हमारी एक प्रोफेसर होती थी, वो कहती थी यू सन्स ऑफ ब्रिगेडियर्स, तो दैट वाज लाइक यू नो कि आप लोग ये चीज़ है। तो मेरा दिल दुखता है उस, प्रॉब्ली शायद जितना ब्रिगेडियर साहब का दुखता है उतना मेरा भी दुखता है इस इंस्टीट्यूशन के लिए। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम लोग अनबायस्ड होके देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। घर में जब मां बाप बच्चों के साथ बायस्ड हो जाएं और अगर किसी एक बच्चे के साथ ज्यादती करें, तो जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस हैं, ये जितने भी लोग जो क्रिमिनल्स हैं, जब आप उनको इवैल्यूएट करते हो, उनको वो बचपन में अब्यूज हुए, माँ बाप बड़े भाई बड़ी बहन से अब्यूज हुए, ठीक है। होता क्या है कि पावर्स हैं, हर एक चीज के पास पावर्स हैं। जब हम उन पावर्स को अब्यूज करते हैं तो वो चीजें बात हो जाती है। जब हम 1971 की बात करते हैं तो हम 1971 में जाकर देखें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अनबायस्डली उसको जाके देखें क्या हुआ था। हम वो आखिरी तकरीरें सुने रेडियो पे जो मुजीबुर रहमान ने की थी। मुजीबुर रहमान आखिरी वक्त तक कहता रहा था कि मुझे मौका दो, मैं ये नहीं होने देता, मौका दिया था। अच्छा उसमें फौज नहीं थी, नोबडी सेइंग फौज, लेकिन उसमें ये याद रखें वो भुट्टो साहब ने जनरल याया को नहीं करने दिया, वो बुला रहे थे। अच्छा यहाँ ये याद रखें, जनरल याया बुला रहे थे, वो जो नेशनल असेंबली की जो क्या कह सकते हो उसकी बुला रहे थे कि भाई आ जाओ और ये कर लो, भुट्टो ने उनको मना कर दिया था। ये सारे फैक्ट्स हैं। अब अगर जिस लिहाज से हुआ है उन्होंने बहुत गलत किया, लेकिन उनके साथ जो हुआ है दैट इज नॉट व्हाट हैपेंड इन 1971, दैट इज हैपेंड बिकॉज शी वॉज अ डिक्टेटर विद इन दैट सिटी। उन्होंने अपने
ऑपोजिशंस को दबा के रखा होता है, ये सारी चीजें होती है। तो हम लोग अगर जब आपने सबक सीखना है ना, तो आप अनबायस्ड सबक सीखो। जब आपने चीजें आगे बेहतर करनी है तो आप अनबायस्ड होके करो। मैं 100% ये समझता हूं और हमारी लीडरशिप ये समझती है कि अगर जिस बंदे ने भी वो मुजस्मा जिस बंदे ने भी वो जलाया, फॉरगेट अबाउट आर्मी, एनी इंस्टॉलेशन, एनी प्रॉपर्टी, एनीथिंग, अगर वो प्रूफ होता है कि हाँ इसने किया है, वी आर ऑल विद द डिसीजन कि यार उसको वो कर लो। लेकिन उसके बाद बेसिक लवाजमात हैं, प्रूफ करके उसको सजा दो। हम भी सजा देंगे क्योंकि वो हमारी पार्टी की वायलेशन है। ठीक हो गया। अच्छा बरगीज़ साहब, आपकी तरफ आता हूं, मुझे ये बताइएगा, अब जनरल साहब का भी कोर्ट मार्शल की तरफ वो जा रहे हैं, फिर 3 रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हैं, तो ये नेक्स्ट प्रोसेस किस तरफ जाएगा? ये दायराकार वसी होगा, इसी तरह हमें आगाह किया जाएगा, या फिर इसी हमने देखा है माजी में भी कि मामलात लिंगर ऑन हो जाते हैं, उसके बाद पता ही नहीं चलता क्या हुआ कोर्ट मार्शल का। नहीं, आई थिंक ये पब्लिकली एक तो अनाउंस है, तो इसकी डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आती रहेगी। और ये डेफिनेटली एक नेटवर्क है, बिकॉज अगर 3 ऑफिसर्स हैं तो अभी और सुनाई दे रहा है कि शायद कुछ और लोग भी हों, अडयाला जेल के बल्कि सुपरिटेंडेंट वगैरह। या तो उसमें हाँ वो भी है, उसके अंदर आई थिंक देयर विल बी मे बी सम अदर रिटायर्ड ऑफिसर। डेफिनेटली एक नेटवर्क ही था, एक बंदा अकेला तो नहीं कर सकता। अभी बांग्लादेश पे इंटरेस्टिंगली थोड़ा सा मैं कमेंट करूंगा, मैं खुद 1 साल वहां रहा हूँ, एंड आई हैव सिमिलर फीलिंग जो ये कह रहे हैं। हमने बड़ा स्टडी, माय ओन सन इज 2 दफा तो ऑफिसर में, इज अ मेजर माशाल्लाह, वो भी अपनी आपके लिए 2nd जनरेशन में भी लड़ाई कर रहा है। और उन लोगों को बड़ा अफसोस होता है जब ये आते हैं ट्रेंचेस में से गुजर के और टनल्स में से लड़ के ख्वारिज के साथ, तो फिर अगर गाली पड़ती है तो बड़ा दुख होता है कि वाई आर देयर। अभी कैप्टन थे असफंजार शहीद जो है अटक से, उनके वालिद साहब में डॉक्टर प्रोग्राम में थे हम लोग, तो वो भी कहते कि यार ये मुझे भी समझ नहीं आई उस दिन के वाई माय सन्स यादगार को वेंडलाइज किया गया और खुदा ना खास्ता उस पर किया। बहरहाल टू कट इट शॉर्ट, आई एग्री कि जी हिस्ट्री का बिल्कुल वो होना चाहिए। इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में फौज को डाला गया था, साफ जाहिर है जो जिस मायूस साहब ने मेंशन किया, हमारी अर्लियर जनरेशन जो लड़ रही थी वो ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। तो मैं तो वहां रहा, जब पूछते थे जी क्या, मैंने कहा जी नेपोलियन भी होता तो वो हार जाता, बिकॉज एनवायरमेंट ऐसी थी कि आपने बंगाली जो आपकी नेशन थी वो आपसे ब्रेकअप कर चुकी, उनका माइंडसेट चेंज हो चुका, फौज नहीं लड़ सकती थी, तो वो डेफिनेटली शिकस्त यकीनी थी, लेकिन उसमें पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग थी। बहुत सारे फैक्टर्स थे उसके, बिल्कुल अलाउ किया जाता और शायद पाकिस्तान जो है कम से कम एज अ कॉन्फेडरेशन ही जिंदा रह जाता, लेकिन उसमें भुट्टो साहब का भी है, सीनियर मिलिट्री लीडरशिप का कसूर है, बहुत सारे फैक्टर उसके। ब्रिगेडियर साहब, बहुत सारे फैक्टर्स देखा जा रहा है, वो भी एक हिस्ट्री है। ठीक हो गया जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इससे पहले असद दुरानी समेत दीगर जनरल जिनका भी कोर्ट मार्शल किया जाता रहा, जिनको सजाएं दी जाती रही, और अभी जनरल रिटायर्ड फैज हमारे सामने, उनका केस है कोर्ट मार्शल, बल्कि 3 रिटायर्ड ऑफिसर्स अभी उनके साथ मौजूद है, बाकी के नाम भी सामने आने। तो आपको क्या लगता है कि अगर इनके केसेस मुख्तलिफ है तो उनकी सजाएं भी मुख्तलिफ सामने आएंगी? जी बिल्कुल, इसमें देखिए जितना सीनियर बंदा है उस पर ज्यादा होगा। अभी जो FGCM में ही इज अलाउड, ही कीप अ काउंसिल, वो अपना लड़ेंगे केस को। अच्छा ये होता है कि जो अच्छा ऑफिसर होता है ना, इवन आई वुड से स्ट्रेस में भी, अगर उसने किया है, ही शुड सिंपली एक्नॉलेज इट। ये बेस्ट अप्रोच होती है कि ठीक है ये मेरे से गलती हुई, कम से कम ट्रायल में आपका एक कंडक्ट सामने आता है। बट इफ ही वांट्स टू डिफेंड इट, अगर उनके पास कोई एविडेंस है, ही कैन बी एक्विटेड आल्सो। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आई एम श्योर जो ज्यादा सीनियर था उसको ज्यादा पनिशमेंट होगी, और जो जूनियर से मे बी दे आर प्रेशराइज्ड। कई दफा होता है कि आपकी एफिलिएशन है, आप ब्लैकमेल हो रहे हैं या किसी और रीजन से, बट डेफिनेटली अगर जिसका जितना कसूर होगा उसके लिहाज से उसको आई थिंक पनिशमेंट होगी। बट वी विल हैव टू सी, फिर राइट ऑफ अपील है टू आर्मी चीफ, टू हाई कोर्ट, टू सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट तक उनका जाएगा। ठीक हो गया। बरगीज़ साहब, यहाँ पे कल हमारे प्रोग्राम में अलीना शिगरी के साथ बात करते हुए महमूद अचकज़ई साहब ने कुछ कहा, मैं चाहूंगा कि वो सुनो, फिर हुमायूं साहब से उसका जवाब लूंगा। जरा सुनवाइएगा क्या कहा महमूद खान अचकज़ई साहब ने। कहता हूँ अगर इस्टेब्लिशमेंट ने हमने बात करनी है, कोई कहता है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए, तो मेरी ईमानदाराना ये है कि हमें उनसे बात इस बुनियाद पे करनी है कि उन्होंने हम बाइज़्ज़त डिग्निफाइड तरीके के वापस जाने का रास्ता बता दें। इस हद तक मुज़ाकरात हो सकते हैं विद डिग्निफाइड मैनर। किस तरह वो इन्वॉल्व हुए अभी हो गए, लेकिन अभी तो इस मुल्क में नहीं, ये मुल्क दुनिया की जगहसाई का सबब बन रहा है। जी सुनाज जी ने ये शॉर्ट आपने सुना है, सेनेटर साहब इस पे आपका कमेंट। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है और हमने इस भंवर से निकलना है, तो ये याद रखिए जब आप किसी जगह के किसी चक्कर में जाते हैं ना, तो उस चक्कर से निकलने के लिए आपको फोर्स चाहिए होती है, जो सेंट्रीपीटल या वो आपको निकल के जाना होता है थोड़े से एक्स्ट्रा।
उसके लिए सबसे पहले जो रियलाइजेशन है जिसको वो कहा जाता है ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन। अच्छा, ट्रूथ में इट इज नॉट ओनली पॉलिटिशियंस, एवरीबडी, चाहे वो कोई भी इदारा हो, हर इदारे ने गलतियां की पाकिस्तान, एग्जैक्टली हर एक ने गलती की। और मैं आपको बताऊं, अवाम भी बहुत गलतियां कर रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अवाम गलतियां नहीं कर रही, हर एक शख्स गलत काम कर रहा है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वहां पे हम लोग काम ना करने की तनख्वाह ले रहे हैं और काम करने की रिश्वत ले रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान में इस तरीके से कोई बंदा अपने मतलब की टैक्स नहीं देता, कोई सारे हम हर एक करते, तभी इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अगर हमने इसको करना है जैसे अभी उन्होंने कहा है, देखिए सिंपल ये है कि लेट्स गेट आउट ऑफ दैट थिंग। इस सिचुएशन में अगर आप इस सिचुएशन में किसी तरीके से ये करेंगे और उसका परसेप्शन है, जैसे हम कहते हैं कि ये जो सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, वो जरूरी नहीं है कि करप्शन हो, परसेप्शन ज्यादा है। तो अगर परसेप्शन ये आ रही है कि यहां पे जो एक इंस्टीट्यूशन है जो ब्रिगेड साहब कह रहे हैं, अगर उस इंस्टीट्यूशन के बारे में परसेप्शन ये बन रही है कि वो बीच में इन्वॉल्व हो रही है, वो परसेप्शन भी अच्छी बात नहीं है। तो उस लिहाज से पीछे हटे, गिव स्पेस टू एवरीवन, गो टू, देखिए गो टू इलेक्शंस अगेन, और उसके बाद आप सही तरीके से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। ये जो 48 अरब रुपए है ना, इसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो खरबों रुपए की अपॉर्चुनिटी हो गया। अच्छा सर, हमारे पास कुछ 30 सेकंड है, जरा ब्रिगेड साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं लेना चाहता हूं प्लीज। आई थिंक रिकंसिलिएशन में तो कोई हर्ज नहीं है, आई एम फॉर इट। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि जी दोनों साइडें किस तरीके से देखती हैं। पाकिस्तान हैज टू मूव फॉरवर्ड, और बाकी जो है आई थिंक चीजें साथ साथ चलेंगी, लेकिन इट कैन बी अ ग्रैंड रिकंसिलिएशन, तो उसमें कोई हरज नहीं है, इस तरफ चीजें मूव करें। थैंक यू ब्रिगेड साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और खवातीन हजरात, हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया फायरवॉल को भी, क्योंकि सेनेटर साहब मौजूद थे तो फायरवॉल के ऊपर बड़ी मुस्तफीद हुए हम बातचीत से। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं ब्रेक शामिल करने का, ब्रेक लेते हैं और फिर जल्दी से वापस आते हैं मजीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं कुछ डिस्कशन के लिए आफ्टर द ब्रेक।